स्वागत है आप सभी का मास्टर इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ब की बात करने वाले हैं। अभी हम लोग बेसिक्स इंग्लिश पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले पिछले क्लास की कुछ बातें रिमाइंड करना चाहूँगा। चलिए यहाँ चलते हैं। पिछले क्लास में अभी तक जो हम लोग समझ कर आए हैं वो क्या, सेंटेंस को हम लोगों ने समझा कि सेंटेंस क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज आपका सेंटेंस की ही मदद से बनता है। तो सेंटेंस को लेकर हम लोगों ने आगे ये देखा, दूसरी बात ये की कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, वो क्या क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो अब हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश की थी, और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में प्रेडिकेट के हिस्सों की बात करने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। जैसे प्रेडिकेट के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। देखेंगे अगर आप प्रेडिकेट के हिस्सों की बात करें तो आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जैसे शब्द इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम लोग आगे की बात करें तो सेंटेंस एलिमेंट्स को समझें। सेंटेंस एलिमेंट्स, तो सेंटेंस एलिमेंट्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं एक सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट से। आप देख रहे हैं सेंटेंस का एक हिस्सा ये होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या, प्रेडिकेट, जिसमें क्या आपको दिखाई देते हैं, वर्ब। तो देखेंगे ये वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब ही मिलकर क्या करता है, सेंटेंस बना सकता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कभी कभी क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है। और सेंटेंस के बारे में हम लोग ये जाने कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है तब हम लोगों को जरूरत होता है कि आगे ऑब्जेक्ट जैसे शब्दों की बात करें या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की बात करें, है ना, या अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो अब समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स क्या हैं। उनको समझने से पहले आज हम लोग वर्ब को लेकर डिटेल में समझने की बात करेंगे। एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर सेंटेंस बना सकता है, तो वर्ब को ही लेकर इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगा, ताकि आप समझ पाएं कि एक सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से काम करते हैं और इन दोनों के बीच कैसा एग्रीमेंट है, या वर्ब क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग वर्ब को समझने की कोशिश करें। वर्ब को लेकर अगर हम लोग देखें तो वर्ब के बारे में क्या कहा जा सकता है, अ वर्ब इज अ वर्ड which refers to the happening or doing of something। अब समझिए वर्ब के बारे में क्या कहा गया कि a verb is a word, वर्ब जो है एक शब्द है। तो देखिए सेंटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे वो सारे शब्द ही तो होंगे। आपको क्या बोला गया था, सेंटेंस किससे बनते हैं, शब्दों से ही तो बनते हैं। शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, देखेंगे अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच रेफर्स, जो रेफर करता है, क्या रेफर करता है, टू द हैपनिंग और डूइंग ऑफ समथिंग। अब समझिएगा, टू द हैपनिंग और डूइंग ऑफ समथिंग किसी चीज के होने या करने को रेफर करता है। इसको समझिए, किसी चीज के होने या करने को रेफर करता है ना। हैपनिंग यहाँ आप होने से इसका मतलब ले ले, और डूइंग यानी करने से। अब समझिए किसी चीज के होने या करने को दर्शाता है। तो देखेंगे फिर से वही बात जो मैंने सब्जेक्ट में भी की थी कि यदि हम लोग इस दुनिया में हैं तो चाहे आप किसी लिविंग बीइंग्स की बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, आप इनके बारे में दो ही चीज़ें बात करते हैं, दो ही तरह से बात करते हैं। या तो आप उसके स्टेट की बात करते हैं, उस व्यक्ति वस्तु के स्टेट की बात करते हैं,
स्टेट का मतलब हो गया किसी की अवस्था या स्थिति की बात करते हैं या उसके एक्शन की बात करते हैं, है ना। एक्शन यानी यहाँ पर आप कह लीजिए काम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम लोग किसी के स्टेट की बात कर रहे होते हैं वहाँ हम लोग होने को ही दर्शाते हैं, किसी के होने को दर्शाते हैं। और जब आप एक्शन की बात कर रहे होते हैं, काम की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम लोग किसी के करने को ही दर्शाते हैं। जैसे मैं सेंटेंस कहूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, यहाँ पर मैं अपने होने की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक अवस्था की बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन बोला गया मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, यहाँ पर मैं किसी काम को करने की बात कर रहा हूँ। तो या तो आप किसी व्यक्ति या वस्तु के स्टेट की बात करते हैं या तो एक्शन की बात करते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि वर्ब क्या करता है, किसी चीज़ के होने या करने को रेफर करता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखा, है ना। अब यहाँ पर चलिए एक सेंटेंस लिखूं, जैसे कि बोला गया आई एम अ टीचर। अब समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर देखें आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम क्या है, आपका वर्ब है ना। एम क्या है, वर्ब है। और ये क्या कर रहा है, ये किसी के स्टेट की बात कर रहा है, किसी के होने की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप स्टेट को लेकर बात करें, किसी की अवस्था या स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर से देखेंगे लिखा गया आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आप किसी के काम करने की बात कर रहे हैं, किसी के एक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये दो चीज़ों पर आप बात देख रहे हैं जिसको वर्ब के डेफिनेशन में हम लोगों ने समझा, है ना। यहाँ से चलिए चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एक सेंटेंस बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। किनका होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का। जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाए तो आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग वर्ब को लेकर बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट को लेकर बात किए थे। अब देखेंगे वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आपको दिखाई देता है वो दो रूपों में दिखाई दे सकता है। आप उनको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देख सकते हैं, है ना, या आप इनको मेन वर्ब के रूप में देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि वर्ब दो हिस्सों में बटा होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब को ही आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी दिखाई दे सकता है, मेन वर्ब के रूप में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, एक बात करना चाहूँगा। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको जो सेंटेंस दिखाई दे सकता है वो कैसा हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे सकता है, इस तरह से सेंटेंस चल सकता है। या एक सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ सीधा मेन वर्ब के साथ चल सकता है, या एक स्ट्रक्चर आप ऐसा देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आप क्रम देखते हैं, है ना। इस पर मैं फिर से आऊँगा, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें या हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करते हैं। इस चीज को देखें अगर हम लोग तो समझिएगा क्या बोला गया, वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब्स, है ना।
ऑक्सिलरी वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करते हैं, यानी इनकी सहायता के लिए ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका नाम ही है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग और इनके बारे में बात कर लें तो ये देखेंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, कम्स बिफोर द मेन वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आता है? मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। अब देखेंगे मेन वर्ब के पहले आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखा गया होगा, है ना, तो ये मेन वर्ब के पहले आता है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं मे और may not in a sentence। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहे ही, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के भी आपका सेंटेंस बन सकता है, इसकी बात हम लोग किए। तो ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हम लोग ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ये कैसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करते हैं, ये मेन वर्ब के पहले आते हैं और सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मेन वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जो स्टेट या एक्शन को डिनोट करते हैं, डिनोट्स स्टेट और एक्शन। जो अवस्था या आपके एक्शन की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। और बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो हम लोग इसके लिए कह सकते हैं मस्ट इन अ सेंटेंस, यानी एक मेन वर्ब सेंटेंस में रहेगा ही, बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है ना, ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें फिर से हम लोग गौर करें कि मेन वर्ब कौन होगा? जो स्टेट और एक्शन की बात करेगा, और एक मेन वर्ब सेंटेंस में होना ही चाहिए, बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, है ना, यहाँ तक की बातचीत को ध्यान में रखते हुए इस पर आते हैं। अब बोला गया कि मेन वर्ब सेंटेंस में होना ही चाहिए, बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ देखेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब तो इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं उसको लेकर एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये पहले वाले के लिए। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो एम, यानी आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं कि ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोला गया? ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है? जो मेन वर्ब की सहायता प्रदान करता है। जो मेन वर्ब की सहायता, जब किसी की सहायता प्रदान कर रहा है तब तो वो सहायक कहलाएगा। जब वो किसी की सहायता प्रदान करेगा ही नहीं, खुद खड़ा है, खुद काम कर रहा है, तो वो तो खुद मेन वर्ब है वहां पर, है ना। इसको ऐसे समझिए कि जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ जाए, है ना, किसी भी ऑक्सिलरी के बाद आपको एक मेन वर्ब दिखाई देता है, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। नहीं तो वो क्या होता है? एक मेन वर्ब होता है, आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कह सकते हैं, है ना। जैसे कि आप घर पे हैं, आप गार्जियन के साथ हैं, तो आपका गार्जियन जो है वो आपका मेन हीरो है ना, यानी मेन वर्ब है, और आप उनके सहायक हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन जब आपके गार्जियन कुछ दिनों के लिए घर पे नहीं होते हैं, तब आप अगर घर पे हैं तो आप ही घर के मेन हीरो हुए, यानी मेन वर्ब हुए, है ना। जस्ट उसी तरह आप यहाँ इनको देखते हैं, जब ये किसी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आएंगे तभी वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे, नहीं तो ये मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने देखा। तो यहाँ समझिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब तो आप देखते हैं, लेकिन ये एक तरह से मेन वर्ब होता है ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब तब होते हैं जब मेन वर्ब के साथ दिखाई देते हैं। अब चलिए देखें दूसरी बात, सब्जेक्ट के साथ एक मेन वर्ब भी आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि अभी मैंने एक सेंटेंस और लिखा था, आई टीच, है ना। तो देखेंगे आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर आपको ये टीच क्या दिख रहा है? मेन वर्ब जो किसी एक्शन की बात कर रहा है। मेन वर्ब क्या करता है? या तो स्टेट या एक्शन की बात करता है।
देखिए इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब आपका क्या कर रहा है, एक स्टेट की बात कर रहा है, और इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब क्या कर रहा है, एक एक्शन की बात कर रहा है ना। तो इसी को लेकर हम लोग बातचीत किए कि एक मेन वर्ब स्टेट की बात करता है या एक्शन की बात करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये तीसरे स्ट्रक्चर को लेकर हम लोग बात करें, जिसे लिखा गया आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दिख रहा है और मेन वर्ब भी। अब इस वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोले, क्योंकि ये इस मेन वर्ब के पहले आकर उसको सहायता प्रदान कर रहा है। सहायता प्रदान करने का मतलब है कि कंटीन्यूअस टेंस बनाने में इस वर्ब की मदद कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को, है ना। तो चलिए यहाँ से कुछ बातें और हम लोग वर्ब को लेकर करें। तो चलिए देखें, आपने ये देखा कि वर्ब दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है या मेन वर्ब क्या है, इसको समझने की कोशिश किए हम लोग। चलिए अब मैं ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं उसको लेकर बात करूंगा। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग समझते हैं कि एक ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो चलिए एक ऑक्सिलरी वर्ब आपका दो हिस्सों में बटा होता है, उसको समझेंगे। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरे को अगर हम लोग देखें तो दूसरे को हम लोग कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर हम लोग बात करें तो इनमें आपको तीन शब्द दिखाई देते हैं। एक बी, है ना, दूसरा आपका डू और तीसरा आपका हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आपको तीन शब्द दिखाई देते हैं, बी, डू और हैव। तो चलिए बी के अंदर आपको 8 शब्द दिखाई देते हैं। बी का ही 8 रूप, 8 फॉर्म आपको दिखाई देगा, उसको समझेंगे क्या क्या। तो बी के ही आपके अलग अलग फॉर्म जो दिखाई देते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। अब यहां से समझिए इज, एम, आर जो है ये आपका प्रेजेंट वर्ब होता है और वाज, वर जो है ये आपका पास्ट वर्ब होता है, ठीक है। और इसके और 3 रूप हैं, जैसे बी, बीन और बीइंग। तो ये 8 रूप टोटल आप इस बी वर्ब के देखते हैं, जो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। इनको भी हम लोग डिटेल में जब सेंटेंसेस के ऊपर आएंगे तो वहां पर बात करेंगे। अभी मैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं बस उनकी बात कर रहा हूं। तो अब यहां समझिए कि प्रेजेंट वर्ब दिखाई दिया, पास्ट वर्ब दिखाई दिया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये क्या फ्यूचर वर्ब है? नहीं। याद रखेंगे कि प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब ये दो ही वर्ब होते हैं, फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है ना। फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है। आप जैसे कि अगर बात करें टेंस की तो वहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आप देखते हैं, है ना। लेकिन देखिएगा फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है। अगर फ्यूचर टेंस बनाने की बात होती है तो हम लोग वहाँ पर सेल या विल, जो कि एक मॉडल ऑक्सिलरी है, का प्रयोग करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए, है ना। एक मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो हमारे मूड की बात करता है ना। मूड कहने का मतलब हो गया कि वो चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो फ्यूचर हम लोगों ने देखा नहीं है, और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं यानी कहीं ना कहीं हम अपने मूड की ही तो बात करते हैं। जिसकी बोला गया मैं आज शाम घूमने जाऊंगा, मैं आज शाम घूमने जाऊंगा। अब देखेंगे फ्यूचर की बात, फ्यूचर में कोई एक्शन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि शाम को घूमने ही जाए, मन बदल गया, अब बोला गया मैं आज शाम सोऊंगा, है ना। तो ये देखेंगे फ्यूचर में आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं
तो आप वहाँ अपने मूड को ही दर्शाते हैं, और मूड को दर्शाने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, फ्यूचर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है ना। इसको और भी डिटेल में हम लोग जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ जान पाएंगे। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ें तो डू वर्ब के अंदर आप 3 शब्द देखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, डू, डज और डिड। इनमें से अगर हम लोग देखें तो ये आपका डू और डज आपका प्रेजेंट वर्ब है, और ये डिड क्या है, एक पास्ट वर्ब है। हैव को लेकर अगर हम लोग बात करें तो हैव की बात करें तो आपको यहां दिखाई देगा हैव, हैज और हैड। ये हैज और हैव की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका प्रेजेंट वर्ब है, और ये आपका पास्ट वर्ब है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर। याद रखेंगे 3 रूप आपको दिखाई देते हैं, बी का, डू का और हैव का। देखेंगे 3 शब्द हैं, बी, डू और हैव, जिनके अलग अलग रूप आप देखते हैं सेंटेंसेस में। बी के 8 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग। उसी तरह डू का डू, डज, डिड, हैव का हैव, हैज और हैड। इनको देखते हैं। और क्या बोला गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब देखिए लिखा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। लेकिन एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोला गया कि वो दोनों काम कर सकते हैं, मेन वर्ब का भी और ऑक्सिलरी वर्ब। जब मेन वर्ब के साथ रहेंगे तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे, जब अकेले रहेंगे तो वो मेन वर्ब कहलाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये वर्क एज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखिए इस बात को याद रखेंगे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी बन सकते हैं सेंटेंस में, और मेन वर्ब भी सेंटेंस में बन सकते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। अब चलिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें। मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर अगर हम लोग चीजों को समझे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैन, कैन के ही पास्ट रूप में आपको दिखाई देता है कुड, जिनके और भी यूजेस हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो मे, माइट, सेल, विल। देखिए सेल और विल क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो फ्यूचर टेंस बनाने में काम आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, शुड, वुड, ought to, used to, चलिए इसे ठीक से लिख दूं, must, need, dare। अब देखिए ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनमें से आप यहां देखेंगे ought अपने साथ to रखता है, used अपने साथ to रखता है, ये आप देखते हैं। तो याद रखेंगे ये ought और used ही ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी हैं जो अपने पास to लेते हैं, बाकी के साथ हम लोग to का प्रयोग नहीं करते हैं, वो गलत माना जाता है। ये नीड और डेयर की बात करें तो इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल्स। ये सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है, तो नीड और डेयर को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर देखेंगे कि सेमी मॉडल्स इनको क्यों कहा जाता है ना। ऐसे यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये मॉडल्स का भी काम कर लेते हैं, ये खुद मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। यानी एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी ये काम कर सकते हैं, ये खुद मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा गया है ना। जैसा कि आपको बोला गया कि एक ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन मेन वर्ब की बात करें तो ये मॉडल्स मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। याद रखेंगे इनके बाद आपको एक मेन वर्ब दिखाई देता ही देता है ना। हालांकि ये नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स हैं जो खुद मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। चलिए इन्हीं में हम लोग कुछ और मॉडल्स की बात करें जिनको इडियोमैटिक मॉडल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इडियोमैटिक मॉडल्स ये क्या होते हैं, तो देखेंगे वुड रेदर,
वुड सूनर, वुड बेटर, ये आपके इडियोमेटिक मॉडल्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम लोग और भी शब्द की बात कर सकते हैं, जैसे हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर, है ना। तो ये क्या है, ये इडियोमेटिक मॉडल्स कहलाते हैं। तो इनके यूजेस को भी हम लोग सीखेंगे, आगे इनकी बात करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर अगर मैंने बात की तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब दो हिस्सों में बटा होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप समझ चुके हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन है, और मॉडल ऑक्सिलरी को भी आप समझ चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन है। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ी और बात करेंगे। अब हम लोग चलिए वर्ब में ही अब दूसरे हिस्से को यानी मेन वर्ब्स को समझने की बात करते हैं, है ना। मेन वर्ब्स की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे आपको मेन वर्ब्स का एक बेस फॉर्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बेस फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो इस बेस फॉर्म से ही आपको वर्ब के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। जैसे वर्ब का फर्स्ट रूप देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये आप देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये आपका प्रेजेंट वर्ब होता है। क्या होता है? प्रेजेंट वर्ब होता है ना। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म को हम लोग पास्ट वर्ब के नाम से जानते हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ये आपको क्या बोला जाता है? इसको पास्ट पार्टिसिपल हम लोग कहेंगे। और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है इनको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये भी आपका प्रेजेंट वर्ब होता है ना। तो ये हम लोग समझने की बात किए। देखेंगे ये नाम भी मैटर करता है आपका, आप नाम को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये देखेंगे लोग सिर्फ ये ध्यान रखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये इसी तरह से नाम याद रखते हैं। लेकिन आपको जरूरी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट वर्ब, क्या? प्रेजेंट वर्ब, है ना। और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये एक प्रेजेंट वर्ब होता है। तो अब यहाँ पर समझिए, कभी कभी आपको एग्जाम में ये कहा जाता है कि इस वर्ड का आप पास्ट फॉर्म बताएं, है ना। क्या? पास्ट फॉर्म बताएं, यानी वो वर्ब के दूसरे रूप की बात कर रहा है। कभी कभी आप ये देखते हैं बोला जाता है कि इस शब्द का आप पास्ट पार्टिसिपल बताएं, यानी वर्ब के तीसरे रूप की बात की जाती है, ठीक है। तो आपको इनके नाम को भी जानना चाहिए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है ना। एक प्लूरल वर्ब समझा जाता है। लेकिन अब यहाँ आइए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट वर्ब होता है, और ये क्या होता है? ये आपका सिंगुलर वर्ब समझा जाता है। तो अब देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों? वो समझिए। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। और हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और दोनों के बीच एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा रहेगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब भी आपको सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी आपको प्लूरल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि देखेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म यानी क्या? समझिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। तो अलग से हम लोग इसको नहीं याद रखेंगे। देखेंगे प्रेजेंट वर्ब क्या होता है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट वर्ब होता है जो प्लूरल होता है ना। और यदि हम लोग उसको सिंगुलर बनाना चाहें, सिंगुलर, तो आप क्या करते हैं? उनमें एस या ईएस लगा देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि प्लूरल वर्ब को एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से एक बात और निकल कर आई जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या उसको समझेंगे। हम लोग एक नोट लिखते हैं। अब समझिए, एक नाउन में जब एस या ईएस लगाया जाता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। एक नाउन में जब एस या ईएस आप देखते हैं
तो वो प्लूरल बन जाता है ना। लेकिन अब बात याद रखेंगे ये कि एक वर्ब में जब एस या ईएस आप जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और मैक्सिमम लोग इस पर गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नाउन में सिंगुलर प्लूरल पढ़े होते हैं, नंबर के अंदर सिंगुलर प्लूरल को चेंज करने की बात की होती है, तो आप उनको ये दिमाग में बैठा होता है कि एस या ईएस का मतलब प्लूरल फॉर्म, एस या ईएस का मतलब प्लूरल फॉर्म। लेकिन याद रखेंगे नाउन में एस या ईएस लगाकर हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में ये जस्ट उल्टा हो जाता है। वर्ब में जब एस या ईएस यूज करते हैं तो वर्ब को सिंगुलर बना देता है ना। तो इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाकर उनको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पर आप गलती करने से बच जाएंगे। अब यहाँ चलिए पास्ट वर्ब की बात करें, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो देखेंगे हम लोग एक शब्द लिखते हैं गो। गो का अगर हम लोग देखें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या होता है, गो ही होता है। अब देखिएगा जो बेस फॉर्म आपको दिखाई देगा मेन वर्ब के अंदर, जो बेस फॉर्म आपको दिखाई देगा है ना, वही आपका क्या दिखाई देता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। यानी एक बी क्रिया है जिसको मैं अभी बाद में बात करूंगा, बी क्रिया को छोड़कर अगर हम लोग देखें तो जो बेस फॉर्म आपका दिखाई देता है वर्ब का, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल कहलाता है ना। कहने का मतलब हो गया कि वर्ब अपने मूल रूप में जो दिखाई देगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब अपने मूल रूप में जो दिखाई देगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, है ना। इसको अगर सिंगुलर बनाने की बात करें तो आपको क्या बोला गया, एस या ईएस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बात रहा एस लगाए कि ईएस लगाए, तो ये चीजें हम लोग नाउन में ही पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाने की बात। तो जिस तरह से नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, उसी तरह से वर्ब को भी प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है ना। नियम वही होंगे, बस ये उल्टा काम करता है, ये सिंगुलर बन जाता है। तो देखेंगे हम लोग ये पढ़ते हैं कि जिस शब्द के अंत में ओ हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाया गया। तो ये आप देख रहे हैं। पास्ट वर्ब की बात करेंगे तो देखेंगे जनरली लोग ये सोचते हैं कि पास्ट वर्ब यानी वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप जो होता है वो ईडी फॉर्म होता है। क्या होता है, ईडी फॉर्म होता है ना। ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शब्दों में आपका देखेंगे कि ईडी फॉर्म दिखाई देता है ना, मैक्सिमम वर्ब्स में। तो लोग यही सोचते हैं कि ये भी ईडी फॉर्म है, यानी सभी जगह ईडी लगा दो। तो अगर ईडी लगा दें तो देखेंगे गो में ईडी लगा देते हैं, ये क्या हो गया, गोएड गोएड। क्या ऐसा होता है, नहीं। आप अगर जानते हैं तो देखेंगे गो का दूसरा रूप वेंट होता है और तीसरा रूप क्या होता है, गॉन होता है, ठीक है। तो ये आप चीजें देखते हैं। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप आपको जानना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा, है ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना। जैसे कि हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किए, उसी तरह वर्ब का दूसरा फॉर्म या तीसरा फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी का प्रयोग कर दे या टी का प्रयोग कर दे। इस तरह का कोई एक फिक्स प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे इनको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनको याद करना पड़ता है ना। लेकिन मैक्सिमम शब्दों में ईडी लगने की वजह से लोग ईडी लगा देते हैं, क्योंकि ये शब्द आप जानते हैं, इस वजह से वेंट या गॉन की बात की। लेकिन जो शब्द नहीं जानते वहाँ ईडी लगा देते हैं, ठीक है। और एग्जाम में तो उन्हीं शब्द को लेकर आपसे क्वेश्चंस करेगा जो वहाँ पर ईडी नहीं लगते हैं, यानी अलग तरीके से बदलते हैं, है ना। और आप क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे, तो वो गलत होगा। तो चलिए फिर से अगर हम लोग देखें एक शब्द और, प्ले। प्ले की अगर हम लोग बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोला गया, वही बेस फॉर्म ही दिखाई देता है। ये क्या हुआ, प्लूरल। अगर इनको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस लगेगा, है ना। यहाँ पर एस लगाएंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि वाई हो और उसके पहले वोवेल हो तो हम लोग एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर तो वर्ब है तो सिंगुलर बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखेंगे ये ईडी लेकर बनता है, ये ईडी लेकर बनता है। तो इसी तरह देखेंगे मैक्सिमम शब्द ईडी लेकर चूंकि बनते हैं तो लोग ईडी फॉर्म सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए और एक शब्द मैं आपके लिए लिख दूं, लिखा गया है राइट।
तो देखेंगे यहाँ पर सेम शब्द आपको दिखाई देगा, ये प्लूरल समझा जाएगा। और यहाँ इसके सिंगुलर बनाने की बात करें तो एस लगाकर हम लोग इसका सिंगुलर बनाएंगे तो राइट्स आपको सिंगुलर फॉर्म के रूप में दिखाई देगा, है ना। इसके दूसरे रूप की बात करें तो राइट का दूसरा रूप रोट होता है और तीसरा रूप रिटेन होता है। तो इस तरह से आपको वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप को याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़े, चौथे फॉर्म की बात करें हम लोग तो चौथा फॉर्म बहुत ही आसान है, ये आईएनजी फॉर्म होता है, इसको आप आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं। तो देखेंगे गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। उसी तरह प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग और राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग आपको दिखाई देगा। अब यहां से देखें, आप कहेंगे सर राइट में WRITE आप देख रहे थे, यहाँ पर ई कहा गया, है ना। तो ये एक नियम है जो हम लोग आईएनजी को लेकर देखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे कि शब्द के अंत में ई हो और जब उसमें आईएनजी लगाया जाता है तो उस ई को हटा दिया जाता है ना। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर ई आपका हट गया है ना। इस तरह से कुछ नियम है जो हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे शब्द के अंत में आई और ई हो तब वहां पर आई ई को वाई में बदल दिया जाता है, उसके बाद आईएनजी लगाया जाता है ना। तो इसकी बात मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा, फिलहाल ये जानेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो एक आईएनजी फॉर्म होता है, यानी आईएनजी लगाकर हम लोग उसका क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म तैयार करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ और बातें हम लोग करें तो देखेंगे, अब हम लोग एक शब्द और बी को लेकर बात करें। बी अभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोगों ने देखा था ना बी को, और क्या बोला गया था, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब का भी। जब मेन वर्ब के साथ रहेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, अकेले रहेंगे तो मेन वर्ब होंगे। तो इनका भी अगर हम लोग फर्स्ट फॉर्म देखें, बी का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बोला गया कि बेस फॉर्म जो होता है वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में दिखाई देता है, लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं होता है। बी का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा वो क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। ये आपका एक प्लूरल वर्ब है। और इसी का अगर हम लोग सिंगुलर बनाए तो जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं, एस। लेकिन अब देखिएगा बी की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्लूरल फॉर्म आर है, तो इसमें एस लगाए क्या, नहीं, है ना। तो इसका जो सिंगुलर रूप देखते हैं हम, क्या देखते हैं, इज। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। बी का सिंगुलर रूप क्या है, इज। ये आर क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अगर दूसरे रूप की बात करें, बी के दूसरे रूप की बात करें तो दूसरा रूप क्या होता है, was। ये इसका दूसरा रूप है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर वर्ब को भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ब। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। अब एक चीज यहाँ समझने की बात है कि अगर आप किसी भी मेन वर्ब की बात करें, किसी भी मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब के दूसरे रूप में उनको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता है ना। वर्ब के दूसरे रूप को सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म देते हैं, है ना। उनको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं होता है। लेकिन बी क्रिया की बात करें अगर हम लोग, तो बी क्रिया का जो सेकंड फॉर्म देखते हैं वो देखिए सिंगुलर और प्लूरल दिखाई देता है। तो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप was और प्लूरल के साथ वर्ब की बात करते हैं, है ना। तो ये एकमात्र ऐसा वर्ब है बी जो आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल होता है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इसके तीसरे रूप की बात करें तो आपको तीसरा रूप बीन दिखाई देता है और चौथा रूप आईएनजी फॉर्म होता है। तो हम लोग देखेंगे आईएनजी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, है ना। अब फिर आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर आपने कहा था जब शब्द के अंत में ई हो तब हम लोग ई को हटा देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर ई हट जाएगा तो शब्द का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इस वजह से यहाँ ई को नहीं हटाया गया, है ना। इस बात को हम लोग देखेंगे। तो ये बी के आप इस फॉर्म को भी जरूर याद रखेंगे जो आपको आने वाले समय में काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग फिर अब सेंटेंस के एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर आप सेंटेंस बनाते हैं। एक सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस बना सकता है। आगे हालांकि आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की बात करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस बना सकता है। तो सब्जेक्ट को हम लोग समझने की बात की कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो वर्ब
भी आपका क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा ही होगा। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट है कि ये जैसा वर्ब भी वैसा, है ना। तो हम लोग वर्ब को सिंगुलर प्लूरल के रूप में समझ लेते हैं। एक वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल के रूप में समझ लेते हैं कि कौन से वर्ब आपके सिंगुलर होंगे और कौन से प्लूरल होंगे। तो अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा क्या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आप एस या ईएस लगाकर यूज करते हैं तो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। और वहीं पर देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एस या ईएस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग चले ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देख रहे थे इज एम आर। इज एम आर में से इज आपका एक सिंगुलर वर्ब है ना। एम को हम लोग छोड़कर चलेंगे। अब देखेंगे वाज वर्ब। वाज वर्ब में से वाज आपका सिंगुलर वर्ब है। डू डज डिड में से डज आपका सिंगुलर वर्ब है। और हैज हैव हैड में से हैज आपका सिंगुलर वर्ब है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखेंगे आपका इज एम आर में से आर प्लूरल वर्ब है ना। वाज वर्ब में से वर आपका प्लूरल वर्ब है। डू डज डिड में से डू आपका प्लूरल वर्ब है। और हैज हैव हैड में से हैव आपका प्लूरल वर्ब है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने क्या छोड़ दिया। हम लोगों ने जो छोड़ दिया वो इज एम आर में था एम, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ये आप जानते हैं। एम का प्रयोग स्पेशली आई के साथ ही किया जाता है ना। ये चीज आप देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर आगे देखें तो देखेंगे डू डज डिड में से आपने डिड को छोड़ दिया था और हैज हैव हैड में से आपने हैड को छोड़ दिया था, है ना। और मेन वर्ब में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे फॉर्म को छोड़कर आए, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या लगे, तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है इनको सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई मतलब नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट के साथ एज इट इज आ सकते हैं, है ना। हाँ, सेकंड फॉर्म वाज और वर की बात करें तो वहां हम लोगों ने देखा कि उनका सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो चलिए ये देखेंगे इनके साथ अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी हैं, जितने भी मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, दे कांट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। तो क्या बोला गया, डिड की बात करें, हैड की बात करें, वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात करें या कोई भी मॉडल्स की बात करें तो इनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जाता है ना। क्योंकि इनको सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें आप अभी तक वर्ब को लेकर देखें, इनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बांट कर चले। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए इसमें से थोड़ी सी मैं एक्सेप्शन की भी बात कर लूं। ये क्या एक्सेप्शन की बात करने जा रहा हूं वो देखेंगे। अभी आपने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट जैसा वर्ब भी वैसा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो आगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल अभी जैसे कि मैंने पर्सन लिखा था उनमें से एक आई की बात कर लेता हूँ और एक यू की बात कर लेता हूँ, है ना। आई को अगर आप देखेंगे तो आई जो है वो क्या करता है, एम और वाज, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ये सिंगुलर वर्ब है जो आई लेता है ना। लेकिन इन दोनों के अलावे किसी और वर्ब्स की बात करें, अदर वर्ड्स, चलिए अदर वर्ब्स लिख दूं, अदर वर्ब्स की बात करें तो देखेंगे ये सारे वर्ब्स कैसे लेकर आता है, प्लूरल लेकर आता है, ठीक है। तो देखेंगे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। तो आप इसको एक्सेप्शन ही तो कहेंगे। देखिएगा जिसे लिखा गया आई एम वॉज लेट। अब देखिए आई अपने साथ क्या ले रहा है, एम या वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन देखेंगे लिखा गया आई हैव डन दिस वर्क। तो देखेंगे आई के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन वर्ब आपका क्या दिखाई दे रहा है, प्लूरल, है ना। अगर हम लोग इसके जगह हैज का प्रयोग करें तो ये क्या होगा, गलत होगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है एक्सेप्शन के रूप में। उस तरह यू की भी बात करें, यू आपका जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब ये सिर्फ प्लूरल लेता है ना। जैसे कि देखेंगे लिखा गया यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है कि यू यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप एक की बात करें यानी यू यहाँ सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट कैसा हुआ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, लेकिन नहीं, आप देखेंगे ये प्लूरल वर्ब ले रहा है। ठीक है, अब वही देखेंगे यू आर स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स की बात करें यानी यू कैसा है, सब्जेक्ट, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिया है। यहाँ पर तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे सिंगल सब्जेक्ट होते हुए भी ये प्लूरल वर्ब ले रहा है। तो ये एक्सेप्शन कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के कुछ और एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर डिटेल में जानेंगे। लेकिन एक जनरल नियम यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस बनते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच एग्रीमेंट यही है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा ही रहेगा, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की बात करते हैं। तो यहाँ तक आप वर्ब को समझ चुके होंगे। चलिए वर्ब के बारे में कुछ और बात करें। तो चलिए देखेंगे अगर वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो वर्ब को अभी तक जितनी तरह से हम लोग समझ पाए, इसके अलावे जो वर्ब हैं, एक वर्ब फिनाइट वर्ब भी हो सकता है, एक वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो फिनाइट वर्ब क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, इसको हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, वहां पर चीजों को डिटेल में समझेंगे कि फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है ना। लेकिन मैं बता दूं वर्ब अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। उसी तरह से आप देखेंगे वर्ब स्टेटिव भी हो सकता है, वर्ब डायनेमिक भी हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टेटिव वर्ब क्या है, डायनेमिक वर्ब क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक वर्ब आपका ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक वर्ब आपका कॉग्नेट भी हो सकता है या लिंकिंग भी हो सकता है ना। तो वर्ब को आप अलग अलग तरह से समझेंगे, इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की आवश्यकता है, ताकि आप सेंटेंसेस में जब यूजेस को सीखें तो आपको किसी तरह से परेशानी ना हो। तो इन हर टॉपिक के बारे में, इन हर पॉइंट्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी जब आप ग्रामर के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो चलिए ये सारी बातें हम लोग अभी नहीं करेंगे। अब हम लोग देखें जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, देखेंगे अभी तक हम लोग कहाँ तक चले, सब्जेक्ट और वर्ब तक चले, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब तक चले। एक सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन आपको क्या बोला गया कि जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है तो आपको इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, या आपको कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्द दिखाई देते हैं, या आपको अदर वर्ड्स जैसे शब्द दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, या अदर वर्ड्स क्या है एक सेंटेंस में, है ना, और ये कब आते हैं, कैसे यूज होते हैं, इन सभी चीजों पर मैं बात करूंगा। तो ये सेंटेंस एलिमेंट्स ही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स, जिनको आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता होती है ताकि आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ पाए और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चाहते हैं अगर ये जानकारी किसी और तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।